क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी डीड में कोई गलती हो जाए या फिर शादी, पार्टनरशिप या पारिवारिक कारणों से किसी और का नाम जोड़ना पड़े, तो उसे कैसे सही किया जाता है? सिर्फ एक गलती या नाम की चूक भविष्य में बड़े विवाद का कारण बन सकती है। इसी के लिए होता है रेक्टिफिकेशन डीड। और आज हम आपको बताएंगे कि उसमें को बायर को कैसे जोड़ा जाता है, पूरी प्रक्रिया, जरूरी कानूनी बातें और सावधानियां। रेक्टिफिकेशन डीड यानी सुधार विलेख। ये नाम जितना कानूनी लगता है, इसका काम उतना ही सीधा है। जब भी किसी रजिस्टर्ड दस्तावेज में कोई गलती रह जाती है, चाहे वो टाइपो हो, नाम, पता, एरिया या मालिकाना हक से जुड़ी कोई जानकारी, उसे सही करने के लिए बनाया जाता है रेक्टिफिकेशन डीड। मान लीजिए आपने एक फ्लैट खरीदा, लेकिन डीड में आपके नाम की स्पेलिंग गलत छप गई, या आपने अकेले के नाम से रजिस्ट्रेशन करवा लिया, लेकिन शादी के बाद अब आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी या पति का नाम भी उस डीड में जुड़ जाए। तो ऐसी गलती या चूक को ठीक करने के लिए रेक्टिफिकेशन डीड बनाया जाता है। अब बात करते हैं कोबायर को जोड़ने की जरूरत की। ये स्थिति कई बार आती है, जैसे शादी के बाद जीवन साथी को जोड़ना, बंटवारे या विरासत में हिस्सेदारी देना, या फिर बिजनेस पार्टनर को को ओनर बनाना। कानूनी तौर पर सभी मालिकों के नाम दस्तावेज में होना बेहद जरूरी होता है। अगर ऐसा न किया जाए तो भविष्य में प्रॉपर्टी बेचने, ट्रांसफर करने या यहां तक कि लोन लेने में भी भारी दिक्कत हो सकती है। और सबसे बड़ा खतरा होता है मालिकाना हक को लेकर झगड़े और कोर्ट केस। अब सवाल ये उठता है कि को बायर को जोड़ने की प्रक्रिया क्या है। को बायर को जोड़ने की प्रक्रिया एक साधारण दिखने वाली, लेकिन कानूनी रूप से बेहद गंभीर प्रक्रिया है, जिसमें हर कदम सावधानी और सही दस्तावेजीकरण की मांग करता है। सबसे पहले एक रेक्टिफिकेशन डीड यानी सुधार विलेख ड्राफ्ट किया जाता है। इस दस्तावेज में विस्तार से लिखा जाता है कि किस व्यक्ति को बायर के रूप में जोड़ा जा रहा है, उसकी क्या भूमिका होगी, क्या वह बराबर का मालिक होगा या आंशिक हिस्सेदारी रखेगा, और यह संशोधन किस सेल डीड या ओरिजिनल कन्वेयंस डीड के संदर्भ में किया जा रहा है। डीड में पुरानी गलती का उल्लेख करके उसे कैसे सही किया जा रहा है, यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित होता है। इसके बाद इस रेक्टिफिकेशन डीड पर मौजूदा मालिक यानी एग्जिस्टिंग ओनर और नया को बायर दोनों के हस्ताक्षर करवाना अनिवार्य होता है। अगर संपत्ति किसी से खरीदी गई थी और सेलर अब भी कहीं ना कहीं प्रक्रिया में शामिल है, जैसे बिल्डर की पेंडिंग एनओसी हो, तो उसकी सहमति भी ली जा सकती है। दस्तावेज तैयार होने के बाद उसे संबंधित उपपंजीयक कार्यालय, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में नियमानुसार रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे सेल डीड को स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ रजिस्टर्ड किया जाता है। कुछ राज्यों में स्टैंप एक्ट के अनुसार रेक्टिफिकेशन डीड पर मामूली शुल्क होता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया पूर्ण रूप से कानूनी और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होती है। यहां पर एक वकील या अनुभवी लीगल प्रोफेशनल की भूमिका बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि यह सिर्फ एक नाम जोड़ने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि पूरी प्रॉपर्टी के मालिकाना हक और जिम्मेदारियों को प्रभावित करने वाला कदम होता है। एक वकील यह सुनिश्चित करता है कि रेक्टिफिकेशन डीड में सभी कानूनी बातें, सही प्रावधान और स्थानीय स्टैंप लॉज के अनुसार सभी शर्तें पूरी की गई हों। वह यह भी देखता है कि कहीं ऐसा न हो कि को बायर जोड़ने से बाद में कोई विवाद या अयोग्यता उत्पन्न हो जाए। अक्सर ऐसा होता है कि जिस प्रॉपर्टी में को बायर को जोड़ा जा रहा है, वह पहले से ही किसी लोन या मॉर्गेज के तहत हो। ऐसे मामलों में मौजूदा बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अनुमति लेना अनिवार्य होता है। बिना बैंक की सहमति के को बायर जोड़ने से बैंक लोन की वैधता पर असर पड़ सकता है और टाइटल क्लियर नहीं रहेगा। इसलिए बैंक से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी लेना जरूरी होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, को ओनरशिप के बाद प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदों में दोनों का नाम जुड़ता है। इंश्योरेंस पॉलिसी में भी नाम अपडेट करना होता है, और आगे चलकर अगर संपत्ति किराए पर दी जाती है या बेची जाती है, तो दोनों की सहमति आवश्यक होती है। इसीलिए
को बायर जोड़ते वक्त एक स्पष्ट अंडरस्टैंडिंग बना लेना चाहिए, जैसे कि ओनरशिप रेशियो क्या होगा, मेंटेनेंस चार्जेस कौन देगा और सेल के समय निर्णय कौन करेगा। इस पूरी प्रक्रिया में अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो भविष्य में कोर्ट केस, उत्तराधिकार, विवाद या लोन से जुड़े टेक्निकल ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं। इसलिए बेहतर यही होता है कि हर कदम पर एक योग्य वकील की सलाह ली जाए और हर दस्तावेज का सही रजिस्ट्रेशन करवाया जाए ताकि भविष्य में संपत्ति का स्वामित्व पूरी तरह सुरक्षित रहे। कई बार लोग बिना सोचे समझे नाम जुड़वा देते हैं और बाद में ओनरशिप शेयर को लेकर झगड़े शुरू हो जाते हैं। कौन कितना मालिक है, किसे कब बेचना है, किराया कौन लेगा। इसलिए को बायर जोड़ते वक्त एक स्पष्ट ओनरशिप अग्रीमेंट या समझौता बना लेना बहुत फायदेमंद होता है। अब आखिर में एक बार फिर याद रखें, रेक्टिफिकेशन डीड का काम सिर्फ गलती सुधारना नहीं, बल्कि भविष्य के विवादों से बचाव भी है। को बायर जोड़ना आसान लग सकता है, लेकिन सही दस्तावेजी प्रक्रिया, सही वकील और सही नीयत, ये तीनों जरूरी हैं। अगर आप भी किसी रेक्टिफिकेशन डीड में को बायर जोड़ने की सोच रहे हैं, तो एक अनुभवी वकील से सलाह जरूर लें। और अगर इस वीडियो से आपको जानकारी मिली हो, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको सबसे अहम बात कौन सी लगी। ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। धन्यवाद।